कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन हमारे साथ मौजूद है। कल से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अपोजिशन अभी से तैयार दिख रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर बात करते हैं। इकरा, महत्वपूर्ण सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, लेकिन हमने देखा कि आज से ही आप लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जो ऑल पार्टी मीटिंग है उसी का विरोध कर दिया है। तमाम दल जो विपक्ष के हैं उन्होंने। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बंगाल में जो हुआ और वहाँ के सांसदों को जैसे तोड़ा गया और फिर एक ऐसी नई पार्टी जिसके अस्तित्व के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी, आज वो 20 सांसदों की पार्टी अचानक से हो गई है। तो अगर इसी तरीके से नियम कानून बनाए जाएँगे अपनी सहूलत के हिसाब से, लोकतंत्र को तोड़ने के हिसाब से, तो उसको कैसे हम समर्थन दे सकते हैं? कैसे उस मीटिंग में सभी लोग अपनी सहमति दर्ज करा सकते हैं? तो मुझे लगता है सही निर्णय लिया इंडिया ब्लॉक के सभी सदस्यों ने, जो उस मीटिंग का बॉयकॉट किया, क्योंकि इस तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती करके आप सबकी हाँ नहीं करवा सकते किसी गलत काम को लेके। ऐसा लग रहा है कि बड़ा हंगामा रहने वाला है कल से, और बड़े गुस्से में विपक्ष नज़र आ रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या चीज़ें जो कल सत्र में नज़र आने वाली हैं? देखिए, हंगामा तो आज सड़कों पे हो रहा है और जो हंगामा देश की सड़कों तक आ जाता है, वो फिर सदन में तो बिल्कुल दोहराया जाता है। और आज कल हम प्रोटेस्ट में गए थे जंतर मंतर पे। 20-22 दिन से प्रोटेस्ट चल रही है और जिस तरीके से कल सोनम वांगचुक जी को वहाँ बेरहमी के साथ एकदम बदतमीज़ी और बेरुखी से उठाया गया, घसीट के ले जाया गया, गाली गलौज तक हुई, तो बहुत ही शर्मनाक तस्वीर हमारे देश के लोकतंत्र की सामने आई। और ये ऐसी तस्वीर है जिसको बहुत जल्दी देश का युवा नहीं भुला पाएगा और इसकी गूंज संसद में तो ज़रूर रहेगी। नीट का मुद्दा आप कह रहे हैं। जी, बिल्कुल। इसमें हमारे 20 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने सुसाइड करी। इतना बड़ा ये मुद्दा है, किसी एक वर्ग का नहीं है, पूरे देश के हमारे देश की आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उनका मुद्दा है। और इसमें इतनी बेरुखी से, मतलब ऐसे तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया, वो भी बात करने आ जाते थे शायद। लेकिन ये जो आज के अंग्रेज़ हैं, ये वहाँ पुलिस को तो भेज सकते हैं, लेकिन 10 मिनट दूर प्रधानमंत्री या एजुकेशन मिनिस्टर, उनको तो नैतिकता के आधार पे दे ही देना चाहिए था खुद ही इस्तीफ़ा। लेकिन ये इनकी अकड़ है, ये इनका अहंकार है, जो इनको आज जनता से भी ये मुँह फेर रहे हैं, यही जनता इनसे मुँह फेरेगी। एक चीज़ और है, इस बार जो स्वरूप है ख़ास तौर पर संसद का, वो थोड़ा बदला बदला नज़र आ रहा है। एनडीए के साथ बहुत सारे जो दल के सांसद हैं वो एनडीए की तरफ चले गए हैं। एक पार्टी का तो आप जिक्र कर रही हैं बंगाल में कि किस तरह से 20 सांसद। महाराष्ट्र में तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि एक पार्टी की कई कई पार्टियां बन गई हैं। वहाँ एनसीपी हो, शिवसेना हो, ये तमाम तरह की खबरें उनको लेकर है। शिवसेना के भी सांसद जाकर मिल गए। जो डिलिमिटेशन का मुद्दा पिछली बार हमने देखा कि वो रह गया था संसद में, इस बार तो सरकार पूरी कोशिश में है कि वो पास करा लेगी। कैसे रोकेंगे उनको आप लोग? समीकरण तो उनके पक्ष में नज़र आने लगे हैं। नहीं, अभी नज़र आने लगे हैं, लेकिन अभी पूरे हुए नहीं हैं। और इस तरीके से अपनी सुविधा अनुसार कानून बनाकर सांसदों को तोड़ना, किसी एक ऐसी पार्टी में शामिल करना जिसका अब से पहले जिसको किसी ने वोट दे के ना जिताया हो, तो ये तो बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है। और इस तरीके से लोकतंत्र का हनन करके, क्योंकि ये जीत नहीं पाए, क्योंकि इनकी 400 पार नहीं आई, तो अब ये इस तरीके से अगर हमारे देश के लोकतंत्र को तोड़ेंगे, तो वो हमें भी नागवार है और हमारे देश की जनता को भी नागवार है। और ये हम होने नहीं देंगे। और ये कितनी भी ज़ोर लगा लें, कितना भी आजमाइश कर लें, विपक्ष मजबूत है और मजबूती के साथ फिर से इस बिल को हम गिराएंगे। डिलिमिटेशन नहीं होने देगा विपक्ष। बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये जिस तरीके से हमारे देश को बिल्कुल कब्ज़ा करना चाहते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रणाली है सारी, चाहे वो इलेक्शन की हो या इलेक्शन के बाद जो जीते हुए सांसद हैं, उनको कैसी व्यवस्था बना बना के राज्यसभा वालों को भी लिया जा रहा है, लोकसभा वालों को भी लिया जा रहा है। तो ऐसे तो फिर इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो आप रशिया के तरह एक औपचारिकता रखिए बस, और बस वन पार्टी स्टेट बना लीजिए। लेकिन अभी देश में संविधान है, देश की जनता आज सड़कों पे है, बदहाल है, परेशान है। तो इतना आसान जितना ये समझ रहे हैं, उतना होने नहीं वाला है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी लगातार खबरें आ रही है कि उस पर भी सरकार सोच रही है। सपा का क्या रुख रहने वाला है?
देखिए ये सारी चीज़ें, चाहे डिलिमिटेशन हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, क्योंकि भाजपा अब अपने अहंकार में इतना चूर हो चुकी है। इन्होंने काम तो कोई करे नहीं कि इनको कोई दोबारा बनाए, तो अब ये सारी व्यवस्थाओं को अपने हिसाब से हाईजैक करके ऐसी परिस्थिति बनाना चाहते हैं कि बार बार यही चुने जाएं। इसमें डिलिमिटेशन में जिस तरीके से इन्होंने असम में करा, अपने सुविधा अनुसार इन्होंने बाउंड्रीज बनाई, और ताकि इनकी सीटें ज़्यादा निकल सके, वो ही ये पूरे देश भर में दोहराना चाहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन में भी ये चाहते हैं सारे चुनाव साथ में हो, उसके बड़े फ़ायदे ये लोग गिनवाते हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये जो केंद्र की सरकार है, हमारा देश एक फेडरल नेशन है, यहाँ पर जो फेडरल यूनिट्स हैं जिनको हम स्टेट्स कहते हैं, उनकी भी अपनी अपनी इंडिपेंडेंस है, उनकी अपनी स्ट्रेंथ है, उसको कमज़ोर करने की ही ये इनकी साजिश है। और आज जैसा नीट का मुद्दा चल रहा है, अलग अलग हमारे देश में मुद्दे रहते हैं, उनका दबाव हम सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही केंद्र की सरकार पे या किसी सरकार पे बना सकते हैं। अगर सारे चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो 5 साल तक कोई जवाबदेही नहीं रहेगी। अब भी नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार में चुनाव हुआ, यूपी में हुआ, किसी अन्य स्टेट में हुआ, तो एक दबाव बनाया जा सकता है जो पार्टी लड़ रही है उन पे। लेकिन जब 5 साल के लिए बिल्कुल चुप्पी हो जाएगी, फिर तो 5 साल में आप कुछ ही करिए, कोई आपसे ना पूछ सकता है, ना आप पे किसी किस्म का दबाव बना सकता है। तो ये लोकतंत्र को कमज़ोर करके सिर्फ और सिर्फ अपनी जो ताकत है उसको बढ़ाने के लिए आज हमारे संविधान से और लोकतंत्र से खिलवाड़ करना चाहते हैं, लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। एक चीज़ ये है कि बुलडोज़र फिर चर्चाओं में, ख़ास तौर पर जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर का मामला है, उसको लेकर डीएम ने जो कहा है कि 15 दिन का वक्त देते हैं, वरना उसके बाद बुलडोज़र चला दिया जाएगा। ये जो चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखती हैं? अब तक हम देख रहे हैं कि मदरसों पर, मस्जिदों पर, मज़ारों पर, दरगाहों पर, इमामबाड़ों पर बुलडोज़र चलते नज़र आ रहे हैं। देखिए बहुत ही शर्म की बात है कि बहुत सारी चीज़ आज तक हमने बर्दाश्त करी और बर्दाश्त करते आ रहे हैं, लेकिन आज जब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किसी ने भी बनाया हो, चाहे उसको आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। इतना पैसा उसमें लगा है, इतनी मेहनत उसमें हुई है, आपको चाहिए था कि आप उसका संचालन कराते सही तरीके से। आपने खुद तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है। जो स्कूल थे, सरकारी स्कूल थे, 25,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, मर्ज जिसको कहते हैं, बंद हुए हैं। और अब आप यूनिवर्सिटी को भी एक तोड़ने का काम कर रहे हैं। कौन सी परमिशन है जो इतने सालों से थी और अब अचानक से गायब हो गई है? और अगर परमिशन थी तो बहुत सारे उसमें फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे वो पहले जो ज़मीन थी वो ज़िला पंचायत के अंडर आती थी, अब वो नगर निगम में आ गई है। तो पहले की परमिशन तो थी उसमें, ज़िला पंचायत की अलग प्रोटोकॉल होती है, उस हिसाब से परमिशनें थी उसमें। अब आप उसको ऐसे, तो फिर हम ताजमहल को भी तोड़ दीजिए आप, क्योंकि उस टाइम पे तो नहीं किसी ने नगर निगम से वहाँ पर परमिशन ली होगी। तो ये बेकार की बातें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी तानाशाही है और एक जो नफ़रत की राजनीति। आज़म साहब के पीछे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार पड़ी हुई है, पूरे परिवार के पीछे, आज उनकी बनाई हुई अच्छी जो एक बहुत बड़ा इदारा उन्होंने दिया है उत्तर प्रदेश को, उसको तोड़ने, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हीन भावना है और कोई इसमें तथ्य नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे देश की जो हाई कोर्ट है, हमारे प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, वो इस यूनिवर्सिटी को बचाएगा, इसको टूटने नहीं देगा। जो भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कई ऐसे कानून होते हैं जो लोग गाड़ी से जब चलते हैं स्पीड का वायलेशन करते हैं, बहुत सारी वायलेशंस ऐसी होती हैं जिनको जुर्माना लेके छोड़ दिया जाता है। तो ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, अगर इसमें मान लीजिए कोई फैक्चुअल चीज़ ऐसी है भी जो पेपर के अनुसार आपको नहीं ठीक लग रही है, तो आप जुर्माना भरवा लीजिए। लेकिन एक इदारे को बनाने से तो आप गए, तोड़ने का आपको अधिकार कोई नहीं देता। और हम पूरी पार्टी, हम लोग लगे हुए हैं, हमारी लीगल टीम भी लगी हुई है, और ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ बैठकर भी इसी तरीके से हम इसको टूटने नहीं देंगे। हाँ, यही सवाल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को जिताती रहे रामपुर की जनता लंबे वक्त से। आप लोगों के सांसद वहाँ पर रहे हैं, विधायक भी जीतते रहे हैं। समाजवादी पार्टी क्या कर रही है इसको लेकर? देखिए फ़िलहाल 15 दिन का टाइम है, उस बीच में हमारी कोशिश है कि सबसे पहले जो कानूनी तरीका है उसको आज़माया जाए, उससे सुरक्षा हासिल की जाए। और जो भी, अगर वो भी नहीं होता है तो हम सब वहाँ, हमें चाहे अपनी जान कुर्बान करनी पड़े, लेकिन हम बच्चों की पढ़ाई के लिए बना हुआ इतना बड़ा इदारा कुर्बान नहीं होने देंगे।
एक चीज़ ये है कि यूसीसी को लेकर अब मध्य प्रदेश में भी शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड में देखा, आसाम में, अब मध्य प्रदेश में भी। और वहाँ के मुख्यमंत्री तो साफ कह रहे हैं कि एक से ज़्यादा शादी किसी ने अगर की तो उसको अधिकार नहीं रह जाएगा मध्य प्रदेश में रहने का। जी, ठीक बात है। मुझे नहीं लगता है कि एक से ज़्यादा शादी कोई करता भी है, और महँगाई इतनी है कि वो संभव भी नहीं है, तो ठीक बात है। लेकिन यूसीसी जो है, वो सिर्फ़ शादी के लिए नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और हमारा देश जिसमें विभिन्न प्रकार की संस्कृति है, हर तरह के लोग हैं, आदिवासी लोग भी हैं, अलग मज़हब के, अलग जातियों के, सबकी अलग-अलग संस्कृति है। अगर सबकी आप सम्मानित संस्कृतियों को ख़त्म करके सिर्फ अपनी लागू करना चाहेंगे, तो वो बहुत बड़ी गलतफ़हमी है इस सरकार की कि ये ऐसा लागू कर पाएँगे, क्योंकि ऐसा तो इस देश में, ख़ासकर हमारे देश में, ऐसा हो नहीं सकता। उत्तर दक्षिण में, पूरब पश्चिम में, सब जगह इतने फ़ासले हैं। हर 10 किलोमीटर पर हमारी डायलेक्ट बदल जाता है, भाषा बदल जाती है। तो इतनी सारी संस्कृतियों को संजोए हुए ये देश है, इसको इस तरीके से सोवियत नेशन बनाने का जो इनका प्रयास चल रहा है, वो बिल्कुल, उसमें ये बिल्कुल सफल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो इकरासन जिन्होंने कई मुद्दों पर बात की, और ख़ास तौर पर जो कल से सत्र शुरू होने वाला है उसको लेकर विपक्ष की जो रणनीति है वो आज नज़र भी आ गई, जब उन्होंने जो ऑल पार्टी मीटिंग है उसका बहिष्कार किया। इसके साथ साथ कई और इश्यूज़ पर भी इकरा ने बात की। कैमरा पर्सन फरमान के साथ इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से मैं शुएब रज़ा।